औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर्स एंड लेडी डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से होम्योपैथिक प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे होंगे। कि जिस तरह आपका शौक़ है लेक्चर सुनने का, उससे ज़्यादा शौक़ मुझे है कि मैंने जो कुछ सीखा है वो आपके गोश गुजार करूँ, आपको बताऊँ, आपको समझा दूँ, ताकि आपका इतने साल ना लगे जितने मेरे लगे, बल्कि आपको इतने महीने लगे। तो बात यह है कि हमें होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए अपने आप को फुली डिवोशन करनी पड़ेगी, वरना मुश्किल है। अगर आपके ऐसी होम्योपैथी हो जाएगी तो ये मुश्किल है। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और फिर इसका फल मिलेगा। अदरवाइज देयर इज़ नो फल ऑफ होम्योपैथी। आपको मेहनत करना पड़ेगी। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि देखें, जैसे एक बच्चा है मैट्रिक में होता है, वो कहता है जी मैंने MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वो कितनी मेहनत करता है वहाँ कि मैंने 85, 88, 90% से ऊपर नंबर लूँगा तो मुझे किसी कॉलेज में दाखिला मिलेगा, और 90 से ऊपर 90% से ऊपर नंबर आएंगे तो उसको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। अगर थोड़े से भी कम है तो फिर वो प्राइवेट कॉलेज में जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज का आपको पता है कितनी फीसें हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक ब्रदराना रिक्वेस्ट है कि जैसे वो इतनी मेहनत करते हैं और उस पैथिक पे करोड़ों अरबों डॉलर खर्च होते हैं उसके रिसर्च पे, लेकिन वो नाकाम है। वो खुद कहते हैं कि मैनेजमेंट है हमारे पास, इमरजेंसी है, लेकिन बीमारियों का इलाज नहीं है। तो अगर हम उसी तरह स्टडी करें कि हमने इसमें से कुछ देखना है, इन्हीं बुक्स में से रेपर्टरी है, आपकी मैट्रिया मेडिका है, इसी को हमने घोल के पीना है और याद करना है, तो फिर कोई वजह नहीं कि आप किसी से पीछे रह जाएं और होम्योपैथी में कामयाबी आपके कदम ना चूमें। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, लाजमी। टाइम निकालें, छोड़ दें दूसरी मसरूफियात। अगर आपके साथ डॉक्टर का लफ्ज़ लगा है तो डॉक्टर का मतलब है मसीहा, और मसीहा बहुत बड़ा लफ्ज़ है कि आपके पास मरीज़ आपको क्या समझ के आता है कि आप उसके सब कुछ हैं। कौन सी इलामत है वो जो नहीं बताता, वो सिम्टम बता रहा है जो उसके घर वालों को नहीं पता, उसके दोस्त को नहीं पता, उसके करीबी किसी को नहीं पता, क्योंकि वो आपको मसीहा समझ बैठा है कि शायद मेरा ट्रीटमेंट यहाँ से होगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। और अगर आप उस पर मेहनत करते हैं तो आप फिर मसीहा ही हैं। अगर मेहनत ही नहीं करते तो क्या फ़ायदा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, क्लिनिक भी खोलते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। मैंने उनके हाथों में होम्योपैथी बुक्स नहीं देखी। मैंने उनके टेबल पे अगर बुक देखी है तो वो बंद बुक्स ही देखी है कि उन पर गर्दा लगा हुआ और वो कभी पढ़ी भी नहीं। मैंने उनके, जिनकी मेरी अप्रोच उनके घरों तक है, कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं, मैंने उनके घरों में, उनके बेडरूम साइड पे कोई होम्योपैथी किताब नहीं देखी। तो वो क्या होम्योपैथी है?
होम्योपैथी में तो आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जितना आप किसी के लिए सीरियस होंगी, अल्लाह ताला उतना ही आपके साथ सीरियस हो जाएगा। शफा आपने नहीं देनी। अल्लाह जब देख रहा है कि ये इतना मेहनत कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कि अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा देने के लिए कर रहा है। इसकी अपनी मखलूक नहीं है, इसके अपने कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी आ रहा है अल्लाह के मखलूक के लिए जब आप मोहब्बत पैदा करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला फिर आपके साथ खड़ा है। और यार फील्ड में है ये, ऐसा नहीं कि इसी में, हर फील्ड में। देखिए ये फील्ड ऐसा है कि इसमें आदमी आपको मसीहा समझता है, आपको डॉक्टर समझ के आता है, अपनी तकलीफ़ें दूर करना चाहता है, और दूर तभी होंगी जब हमें इसकी स्टडी में हम माहिर हो जाएंगे। अब ये देखिए कि अगर मैं कहूँ एक किताब पढ़नी है, आप बोरिक पढ़ लें, आप बोरिक बहुत जल्द पढ़ लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। आपको उसमें से पैथोलॉजी भी आ जाएगी, उसमें आपकी एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, उसमें आपकी लैब इन्वेस्टिगेशन भी है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, होम्योपैथी भी मिलेगी। फिर उसके बाद अगर डिटेल में जाए तो क्लास में चले जाएँ, उर्दू में जाए तो काशी राम में चले जाएँ। अगर मुख्तसर फिर बाद में पढ़नी है, नेशनल पढ़ लें, डॉक्टर एलन को पढ़ लें। मसला सिर्फ ये क्या पढ़ने का। जब वो स्टूडेंट मैट्रिक में इतना पढ़ते कितने नंबर आए, एफएससी में इतना पढ़ते इतना नंबर आए, फिर 5 साल मेडिकल कॉलेज में इतना पढ़ते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ते भाई? अपने गरेबान में तो जाके। ये जो होम्योपैथी इस वक्त परवान चढ़ रही है, हजारों मुखालफतों के बावजूद ये दिन ब दिन परवान चढ़ रही है, तो इसकी अपनी इतनी ताकत है, इसकी दवाइयों अपनी इतनी एफिकेसी है, इतनी वेल्थ है कि ये अपना आप मनवा रही है। और जब इसको अगर किसी तरीके से चलाएं, ये डबल हो जाएगी, डबल तौर पे मानी जाएगी। अब अगर WHO के मुताबिक 38% लोग होम्योपैथिक इलाज करवा रहे हैं, इतनी मुखालफत होने के बावजूद, तो जब मेहनत करेंगे तो अगले 5 साल में, 10 साल में ये कम से कम 48% तक जाएगी। और इसको 48%, 50% तक जाना चाहिए। अभी WHO की नज़र उधर नहीं पड़ी। कहाँ? जो 38% ज़्यादा इलाज कर रहे हैं, ये जितने हमारे पीर मुर्शद बाबे हैं, जरा देखिए उनके भी रोन के लगे। वो 38% से भी ज़्यादा मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जिन निकाल रहे हैं, जनाब भूत निकाल रहे हैं, हर रिश्ते जोड़ रहे हैं, मोहब्बतें तोड़ रहे हैं, मोहब्बतें जोड़ रहे हैं, मियाँ बीवी को जोड़ रहे हैं, मियाँ बीवी तोड़ रहे हैं। उनके पास भी रश लगा हुआ। आखिर उनके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है? लेकिन अगर शहर में इस तरह के 25 बुजुर्ग हैं, तो आप देखें कि 10 चल रहे हैं, 15 ऐसे ही बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के। वो अपने जो है ना मदरसा, उसके खर्चे से खा रहे हैं। चल वो रहे हैं जिन्होंने अल्लाह से समझौता किया कि अल्लाह मैंने इन्हीं कामों से, इसी वजह से आपकी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना है। अल्लाह से समझौता किया हो कि मैंने करना है। अनपढ़ है मैक्सिमम, लेकिन उनके दिल में यह है कि जो मेरे पास बंदा आए, मैं ये सूरत उसको बता दूं, मैं ये आयत उसको बता दूं, मैं ये तरीका उसको बता दूं कि वो ठीक हो जाए। तो वहां भी आप देखें 38% ज़्यादा लोग वहां पे। फिर WHO की भी नज़र वहां नहीं पड़ी, वरना वो कह देगा दूसरे नंबर पर तो वो आ गए पाकिस्तान में, तीसरे नंबर पे होम्योपैथी चली जाएगी। इसलिए पढ़ें और इंशाल्लाह आप कामयाबी पाएंगे, और बहुत कामयाबी होती है। जब एक भी इनक्योरेबल केस आपका ठीक होता है, तो पूरे हलकों में हलचल मचती है, मरीज में हलचल मचती है, उसके घर में हलचल मचती है, उसके ख़ानदान में हलचल मचती है, उसके महल्ले में हलचल मचती है, उसके डॉक्टर जो दूसरे हैं उनमें हलचल मच जाती है कि ये कैसे उनके। तो ऐसा होता है। आज भी ऐसे हमारे भाई एलोपैथिक डॉक्टर हैं
जो होम्योपैथी को इतना बुरा कहते हैं, इतना बुरा कहते हैं कि उनको पता नहीं किस चीज़ का फसाद है, किस चीज़ की उनको नफरत है, किस चीज़ की उनको दुश्मनी है, मुझे ये समझ नहीं आती। और भाई हमारे पेशेंट अगर जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने से, अगर उनकी स्टोन, किडनी स्टोन, उनका गॉल ब्लैडर स्टोन अगर कुछ कम हो रहा है, तो बजाय हौसला अफजाई के कह रहे नहीं कि ये तो खुद ही हो रहा है, आप ऑपरेशन कराएं। ये मैक्सिमम लोग, आप अल्लाह को क्या जवाब दोगे यार? आप भी मसीहा खिलाते हो ना, आप अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मेरा पर्सनल ये है कि अगर मेरे पास जो पेशेंट आता है कि मैं फलान डॉक्टर से दवाई खा रहा हूँ, एलोपैथी डॉक्टर से, MBBS स्पेशलिस्ट से, मुझे आराम है, मैं कभी डील नहीं करता, वापस भेजता। मेरे पास कोई पेशेंट आता है कहता जी मैं फलां हकीम से ले रहा हूँ, मैं वहाँ बैठा था, उससे फ़र्क है, आपका सुना मैं आ गया हूँ, मैं उससे पूछता हूँ अगर फ़र्क है वापस भेजता हूँ। होम्योपैथ का कोई पेशेंट आता है मेरे पास, तो कहता जी मुझे वहाँ से फ़र्क है, तो मैं कहता क्यों आए हो भाई, मैं वापस वहाँ भेजता हूँ, जोर दे के भेजता हूँ। भाई शफा तो अल्लाह दे रहा है ना, शफा मैंने थोड़ी दे दी, आप मेरे पास आ गए हो। और ये जो डॉक्टर हजरात हैं, इनको ये नहीं पता कि होम्योपैथी क्या है, बस वैसे ही बोले जा रहे हैं, तो ये क्या आगे जाके जवाब देंगे? जबकि मैक्सिमम लोगों को पता है कि होम्योपैथिक भी एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, उनको पता नहीं, उनका नॉलेज नहीं है, बल्कि उन्हीं के फील्ड के डॉक्टर हमारे पास क्यों आते हैं फिर दवाई खाने, क्यों आते हैं ट्रीटमेंट लेने, उनकी फैमिलियां क्यों आती हैं? अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में पहले पढ़े तो सही ना, कि देखिए जी होम्योपैथी है क्या, आप वैसे शुरू हो जाते। इसलिए मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि जहां से फर्क पड़ रहा है उस मरीज को वहीं पे लगा रहे। और होम्योपैथी के साथ कहते हैं ना, आप पत्थर का वैर ना रखें, इसमें कोई नहीं है, होम्योपैथिक से भी मरीज ठीक हो रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि सारे मरीज हमसे ठीक हो रहे हैं। अगर कुछ मरीज आपको जाके कहते हैं हमने होम्योपैथिक इलाज साल खाई, 2 साल खाई, नहीं पित्ते की पत्थर निकली, तो कौन सी क़यामत आ गई? 10 में से 5 की निकली भी तो है, वो तो आपके पास नहीं आएंगे ना। और आपके ये अल्ट्रासोनोग्राफर जो हैं, सोनोलॉजिस्ट, उनसे पूछें, कईयों को पता है कि इससे पत्थर निकलती है। तो वही आपके भाई हैं जो पेशेंट भेजते हैं कि आपके स्टोन, किडनी स्टोन निकल रहे हैं, गॉल स्टोन निकल रहे हैं। इनको इस तरह नहीं पता कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए उन पे तो क़यामत आ जाती है, ओहो जी गुर्दे ही गया। और भाई तुमने गुर्दा बनाया, ये तुम्हें क्या पता है कि क्या वजह से इसका गुर्दा खराब हुआ है? क्या पता इसकी माँ फौत होगी, उसके गम ने हुआ है, और गम ठीक होगा तो गुर्दा ठीक हो जाएगा। नहीं तो हमें ग्नेशिया देंगे, नेटर में तो गुर्दा ठीक हो जाएगा। उनको क्या पता इन बातों का? उनको पास क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है हाइड्रोनेफ्रोसिस का, उनका जहन सीधा जाता है कि बस अब किडनी फेलियर का केस बन रहा है। जरा सा क्रिएटिनिन हाई हुआ, जरा सा यूरिया हाई हुआ, उन्होंने पूरे घर को मुसीबत डाल दी। लो जी आपके जरा सा, मैं बता रहा हूँ, ये 1.2 1.3 है इसकी नॉर्मल लिमिट, 2 पे चला गया और ये आपके तो गुर्दे फेल हो गए। यूरिया 50 से ऊपर के गए, आपके गुर्दे फेल हो गए। वो मरीज क्या सोचता है? वो भी फारग, चलो जी मेरा तो फारग हो गया। कि घर वाले क्या सोचते हैं मुझे बताएं। हालांकि कई एक्यूट केसेस की वजह से आपको, आजकल मौसम है, बहुत से लोगों को कालरा है, डायरिया है, हो रहा है, जिनको कालरा बिल्कुल होता है सिम्टम पे, उनका क्रिएटिनिन बढ़ता है। पानी की कमी होगी, वक्ती तौर पर बढ़ेगा। चले आप ड्रिप लगा दें, आप देखें कोई दवाई लाते हैं, आपका क्रिएटिनिन, आपका यूरिया नीचे आ जाता है, आपका EGFR बेहतर हो जाता है। आप उसको भी कह देते हैं आपके किडनी बिल्कुल फारो हो गए थे, परेशान जरूर कर रहे हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, मैं भी बड़ा परेशान कि 4th 5वीं दफ़ा आ रहा है, मैं दवाई चेंज करके दे रहा हूँ और इसको कंट्रोल नहीं हो रहा, और एलोपैथिक दवाई भी साथ खा रहा, उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। आखिर सुनते सुनते मैंने कहा हुआ क्या था ये तो बताओ। कहते जी मैं कर्नल साहब के पास गया था, मेडिकल स्पेशलिस्ट, उन्होंने जब ब्लड प्रेशर देखा तो उन्होंने पढ़ा रिपोर्ट, तो उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी, उन्होंने कहा ओहो, क्या था, उस ओहो से के बाद आज तक ठीक नहीं हुआ। और मैंने उस ओहो पे सिर्फ एक्वानाइट दी और वो अगले दिन ठीक था। अब मुझे बताएं क्या करेंगे आप दूसरे स्कूल ऑफ थॉट वाले? ठीक है ब्लड प्रेशर इजी टू क्योर नहीं है, मैं मानता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं
सारे नहीं ठीक होते, लेकिन जो इस तरह की सिम्टम्स है, इस तरह की कोल्डनेस से इनका बढ़ता है, वो तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए इसको स्टडी करें, अपने साथियों को स्टडी करवाएं, इनको पढ़ाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप दिन रात दुगनी तरक्की करेंगे। पढ़ना है, शब्द सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के तो देखें, टाइम निकालें। तो हस्बे साबिक, जिस हस्बे रवायत हम करते हैं अल्लाह ताला का जिक्र, आज अल्लाह ताला की जो सिफत है अल-मुग़नियो जल्ला जलालहू, अल-मुग़नियो का मतलब है कि गनी करने वाला, बेनियाज, गनी करने वाला। अल्लाह खुद कितना बड़ा गनी है, जरा देखें। आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला कितना बड़ा गनी है और वो आपको भी गनी करना चाह रहा है। कितना बड़ा गनी है, हम कितना शिर्क कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, आधा पाकिस्तान शिर्क कर रहा है, अल्लाह ताला छूट दे जा रहा है, छूट दे जा रहा है, छूट दे जा रहा है। कह दिया मैं क़यामत के दिन पकड़ लूंगा, दुनिया में ऐश कर लूं। कितना बड़ा गनी है। और भाई आप मुझे मेरे खिलाफ बात करके जाए, मैं अगले लेक्चर में आपको पसंद करूंगा, यहां बैठे हो आप। तो अल्लाह को देखें, कितने लोग शिर्क कर रहे हैं, कितने लोग अल्लाह ताला को नौज़ बुरा कहते हैं, कुछ समझते नहीं है, धैर्य पाना और कुछ है। अल्लाह कितना बड़ा गनी के साथ कुछ बर्दाश्त कर रहा है। तो अल्लाह यही कहता है कि अगर मैं गनी हूं तो मैं अल-मुग़नी भी हूं, मैं किसी को भी गनी कर सकता हूं, मैं अपनी मखलूक को भी गनी कर सकता हूँ। किसी मसले में गनी हो जाए, हमारे ज़हन में गनी ये है कि जो जाके फकीरों को 10 रुपए की जगह 100 रुपया दे देता है, जो किसी घर में 8 का राशन, वो गनी नहीं है। गनी हर चीज में गनी है। हो सकता है आपको होम्योपैथिक दवाइयों में गनी कर दे, आप दुआ तो मांगे ना। गनी का मतलब है कि किसी चीज में इजाफा कर देना, उसको कंट्रोल दे देना। आप अल-मुग़नियों का बिद करें, आप देखेंगे कि आप जिस नियत से करेंगे वो चीज आपके पास आना शुरू हो जाएगी। कईयों की ड्यूटी ऐसी लग जाती है, वो गनी हो जाते हैं। कई टीचर ऐसे हो जाते हैं कि अल्लाह ताला उनको इतनी इदराक फहम दे देता है कि वो बाकी टीचरों से एकदम मुमताज हो जाते हैं। अल्लाह ताला इन्हीं कुछ लोगों में से, ये शायद कोई कुरान की भी आयत है कि कुछ लोगों को गनी कर देते हैं। जो अल्लाह से डिमांड करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उसको गनी कर देता है। हमने सिर्फ ये सोचा गनी वो है जो पैसे देगा, वो कुछ चीज़ देगा, वो गनी नहीं। आप किसी को रास्ता बताते हैं, वो भी आप गनी हैं, बहुत बड़े गनी हो जाते हैं। मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताता हूँ कि मैं, क्योंकि सच्चा वाक़या है, ना मैं बंदे का नाम लेता हूँ ना उसके इदारे का नाम लेता हूँ। एक इदारे में हमारे दोस्त थे, उसने बताया कि एक हमारा ही कोलीग था, उसमें दुनिया की हर करप्शन मौजूद थी, हर करप्शन A to Z। इतनी करप्शन थी कि उसकी बच्चों ने घर में नहीं रखा। वो अपने मेस में किसी हॉस्टल में रहता था पूरी जिंदगी और अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। नया मकान बनवा लिया, बच्चों ने वहां से भी निकाल दिया कि अपनी ये पहले आते ठीक करो तो फिर हमारे घर आओ। नहीं ठीक हुआ। बच्चों ने कहा कि नमाज पढ़ो, नहीं पढ़नी, रोज़ा रखो, नहीं पढ़ना, उम्रा करो, नहीं करना, हज करना, नहीं करना। आखिर एक बच्चा ज़बरदस्ती उनको आया, बाहर गया हो था उसका कि मैं आपको उम्रा करवाता हूँ, कि शायद वहाँ दुआ लगे, आप ठीक हो जाए। सब अफसोस सबका, सब बीवी को, बच्चों को, उसकी बेटियों को, के क्या करें, किस तरह इसको राह रास्त पे लाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको उस राह पे लगाया हुआ था। शायद वो भी दुआ मांगता हो, सच्चे दिल से मांगता है, ये नहीं मांगता, लेकिन अल्लाह ताला ढील देता रहता है। लेकिन अल्लाह ताला को फिर भी कोई ना कोई बात किसी की पसंद होती है। बेटा आया, उम्रे पे गए, उम्रा अदा किया, मस्जिद नबी गए, जिस दिन वापसी पे आए, आखिरी नमाज मस्जिद नबी में अदा करे थे, सजदे में उसका इंतकाल हो गया मस्जिद नबी में। अब आप देखिए उसकी खुशकिस्मती कि कहाँ पे उसकी रूह कब्ज़ हो रही है। अब लोग परेशान कि इसके बारे में हमने ये सुना था, ये सुना था, ये सुना था। ऑफिस में गए, लोगों ने पूछा तो उसकी एक खूबी निकली कि अगर कोई शख्स भी उसके हॉस्टल में चला जाता, उसके टेबल पे चला जाता, ठीक ठाक वो काम करता था कि मुझे ये मसला है, वो जान पहचान होती या नहीं होती, उसको उंगली पकड़ के साथ निकल जाता, तो वाला मसला करते।
आओ तुम्हारा मसला हल करते हैं। अल्लाह ने इस काम में उसको मगनी किया। वो गनी था, अल्लाह के मखलूक के मसाइल ठीक करता। और उनका कहना यह है कि कोई भी जाना अनजाना वो छुट्टी ले लेता, मैं जा रहा हूँ इसका काम करवाने, कुछ तो करते हैं। कौन करता है इस तरह, मुझे बताएं। अथॉरिटी होती हुई, पावर होती हुई, पता है अगला जरूरतमंद है, अगला बैलेट पे, उसका भी नहीं किया जाता। तो फिर गनी कौन हुआ, वो हुआ या वो हुआ? तो इस तरह अल्लाह ताला किसी चीज़ में भी हमें गनी कर सकता है। हम दुआ मांगे, इंशाल्लाह गनी हो जाएंगे। इसके बाद हम माइंड पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हस्बे रवायत एक सिम्टम ऐसी जो कि हम माइंड, वैसे तो आपको पता है कि बहुत कम यूज़ किया जाता है होम्योपैथी प्रैक्टिस में, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी माइंड सिम्टम की होती है और उसके बाद फिर आपकी दूसरी सिम्टम होती है। आज का जो रूब्रिक है वो है क्विक टू। क्विक टू मतलब जल्दीपन, जल्दी से, बहुत जल्दी, क्विक टू, फौरन। अब कई आप देखें कि ये क्विक टू वो वाला है कि ये नहीं कि मुझे आप कह रहे अच्छा जी ये काम करना है, मैं कहूँगा अच्छा जी मैं कल जाके सुबह उठ के कर लूँगा। ये काम करना है, अच्छा मैं शाम को कर लूँगा। ये काम करना है, ये मैं परसों कर लूँगा। ऐसा नहीं है। क्विक टू का ये जहाँ पे जो ये इसका मतलब आ रहा है, ये हमारी पट्टी में ये हमारी रूब्रिक है कि उसी वक्त। एक होता है कि वो चाहता है कि ये काम उसी वक्त हो जाए, एक चाहता है कि मैं फौरी तौर पे काम करूँ। ये वो है कि मैं चाहता हूँ कि हर काम मैं फौरी तौर पे करूँ। यहाँ क्विक टू का मतलब ये होगा, वरना क्विक पे जाएंगे आपको और दवाइयाँ मिलेंगी, हिस्ट्रीनेस पे जाएंगे और दवाइयाँ मिलेंगी, हरीड में जाएंगे और दवाइयाँ मिलेंगी, हरीडनेस पे जाएंगे और दवाइयाँ मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे क्विक टू मैं इसलिए लाया हूँ कि आप देखें कि आपके पास पेशेंट आते हैं और फ़र्क नहीं पड़ रहा, दवाई ले रहे हैं, आप उससे पूछते हैं लेकिन क्विक टू पे आपका जहर नहीं जाता। क्विक टू का ये मतलब है कि अगर आपने कहा कि जी आप नहीं ठीक हो रहे, आप ऐसे करें कि अगली दफ़ा आए तो अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो आगे से कहेगा मैं अभी ना करवाऊं, मैं अभी करवाता हूँ। और वो आपको जोर देगा कि आप छोड़ें नुस्खा, मैं अभी करवा के आता हूँ। तो आपने अगर कहा कि किसी आज से ये नहीं खानी, दालें नहीं खानी, गोश्त नहीं खाना, ये बंद करें, तो आगे से कहता है बस ये समझो आज से बंद, अभी से बंद हो गया। ठीक है। और अगर किसी और का भी काम है, ये नहीं कि अपना काम, खुद भी बीमार है, साथ उसकी मिसेज आई हुई है, अगर उसका भी कोई टेस्ट करवाने हैं, मैं अभी ना करवाऊं जी जाके। और फिर जाते जाते कहेगा मुझे दवाई फौरी तौर पे बना दें। ये भी कई मरीज कहते हैं, होते रिटायर्ड हैं, वेले हैं, उठते उठते कहेंगे मेरी दवाई जरा जल्दी बनाना जी। उनको पता है कि इस वक्त रश भी नहीं है क्लिनिक में, दवाई भी इन्हीं की बनेगी, फिर भी उठते उठते कहे डॉक्टर साहब मेरी जल्दी से दवाई बना दें। तो ये क्विक टू वाले हैं सारे, ये चाहते हैं जी फौरन हो जाए, मैं भी फौरन काम कर लूँ। और अगर आप पूछेंगे चाय पीनी है किसी को, तो जल्दी मंगवाएंगे चाय। है रिटायर बंदा वेला बैठा, आप गए पानी पीना है, हाँ जरा जल्दी से एक गिलास पानी मंगा दीजिए। तो क्विक टू वाले हमारे मरीज बहुत सारे हैं, क्विक टू वाले कि जी बस फौरन काम होना चाहिए, जिसको हम आम अपनी जुबान में दस्ती कहते हैं, दस्ती हो गई। तो ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहते हैं जी कि आप ये दवाई देंगे तो मैं फौरन ठीक हो जाऊंगा, या किसी की दवाई ले रहे हैं ऐसा, ये भी वो फौरन ठीक हो जाएगी। तो इस सारे क्विक टू वालों की दवाई है काफिया, लेक्सिस और लेकहेंथस। जबकि क्विक टू को अगर दूसरे मतलब में दे जाएं, हरीड में, हरीडनेस, हिस्ट्रीनेस, तो फिर आप दवाइयाँ चाहिए देखें।
उसमें आर्सेनिक आ जाती है, आर्जेंटम आ जाती है, टेरेट्रोल आ जाती है, सेट्रामोनियम आ जाती है, रस्टाक आ जाती है, एकोनाइट आ जाती है। लेकिन ये वो उसके अंदर होगा कि उसे हर काम जल्दी करना है। घर में भी आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं, बूढ़े हैं, रिटायर हैं, ज़रा सा उनको कोई ये ज़रा जाके बाजार से नींबू ले आओ 100 रुपये का, अच्छा मैं फ़ौरन लाता हूँ, फ़ौरन पकड़ेंगे साइकिल मोटरसाइकिल थैला पकड़ा लेके आ गए। हालांकि आमतौर पर बंदा कहता है सभी चला जाता हूँ, मैं भी चला जाता हूँ, ले आता हूँ, वो फ़ौरन उठेगा और लेके आएगा। और अगर आपके घर मेहमान आ गया है, उसको पता है चाय पिलानी है या कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, वो आपको अभी बैठाई गई और फ़ौरन जाएगा मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त करूँ, क्विक टू कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ, चाय ले आऊँ, कुछ ले आऊँ। एक हमारे डॉक्टर साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, बहुत अच्छे लायक डॉक्टर थे। उनका यही था कि अभी हम क्लिनिक में गए हैं, अभी हाथ बुलाया है, उन्होंने कहा तशरीफ़ रखें। जब आपने तशरीफ़ रखी अपनी और देखा तो डॉक्टर साहब गायब। मैंने कहा पता नहीं किधर गए, हैरान होगी कहाँ गए, भी इधर नजर आ रहे थे, देखा तो भागते भागते आ रहे। मैं चाय कहने गया था, बस आ रही चाय, फ़ौरन चाय आ रही। तो ये क्विक टू, और इतने क्विक टू थे वो, अब आप मेरी बात में यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज फैक्ट, रियलिटी, हकीकत बता रहा हूँ। नाम मैं इसलिए ले रहा कि फौत हो चुके हैं, वरना नाम ले लेता। वो क्लिनिक की उस जगह खोलते थे जहाँ चाय का होटल साथ होता था। एक दफा होटल वाला चला गया, उसने क्लिनिक भी चेंज कर लिया, जाके किसी और होटल के चाय वाले के साथ खोल दिया। कहता मैं हर एक को चाय पिलाना मेरा फर्ज है, और चाय एकदम आनी चाहिए, मैं फौरन जाऊँ फौरन चाय आए। ये सही क्विक टू था बिल्कुल। तो ये बात आम है देखने में, लेकिन बहुत बड़े मर्ज इससे ठीक होते हैं, चाहे वो लाइलाज मर्ज हो, इनक्योरेबल हो, कोई भी हो। ऑटो इम्यून डिजीज में भी अगर ये सिम्टम है तो ऑटो इम्यून डायग्नोसिस एक तरफ, क्विक टू एक तरफ। दिस इज द होम्योपैथी, कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। भाई उस बंदे का आइडियोसिन क्रेजी ही वो बन गया क्विक टू, तो उसे फौरन जाना है। अगर उसका एक स्विच खराब हो गया घर का, उसने फौरन पेचकस पकड़ना है, थोड़ी पकड़ लिए फौरन खोल दो उसी वक्त, या फौरन बुला लिया प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, फौरन क्विक टू। तो ऐसे बंदों को, ऐसे लोगों को, ऐसी खवातीन को, मर्द हैं, पेशेंट हैं, अगर क्विक टू है तो हमें पहले काफिया देनी पड़ेगी, हमें लेक्सिस देनी पड़ेगी, लेक्सेंथस देनी पड़ेगी। लेक्सेंथस की थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है कि वो सुबह और शाम को क्विक टू होता है, दोपहर को नहीं होता, ये उसकी अपनी लामत। लेकिन लेक्सिस और काफिया, ऐसे पेशेंट जो क्विक टू वाले हैं कि उन्होंने फ़ौरन काम करना है, फ़ौरन उठना है, ऐसे क्विक टू वाले हैं, जाना है, चले मैं सपोज किसी फिल्म देखने जाना है, 3 बजे शो होता है, उन्हें 2 बजे घर से निकलना है, वो 12 बजे तैयार होकर बैठे होते। किसी शादी के फंक्शन पे जाना है, पता है कि 8 से 10 टाइम है, हम 9 बजे पहुंचेंगे, वो 6 बजे तैयार होकर बैठे हैं। उन्होंने आज लाहौर जाना है, उनको पता है बेटा आएगा, कोई आएगा मुझे लाहौर लेके जाएगा, 6 बजे घर से निकलना है, वो 4 बजे नहा धो के कपड़े पहन के बैठे होंगे। क्विक टू। आप बताएं ऐसे पेशेंट जो क्विक टू है, नहीं ठीक हो रहे, चाहे उनको कोई एलर्जी है, स्किन की है, कोई प्लूराइटिस हो गया है, कोई उसको इचिंग है, कोई उसको स्नीजिंग हो रही है, उसको दमा हो गया है, आर्थराइटिस है, उसको कोई अल्सर है, कोई भी है। अब ये क्विक टू है क्या चीज, उसके जहन में कोई ऐसा केमिकल आ चुका है, उसके लाशूर में चला गया है कि हर काम जल्दी करना है, और जब तक वो जल्दी नहीं करता जहनी तौर पे पीछे रह जाएगा, बीमार हो जाएगा, फिर उसको कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या होगी, आखिर एक स्टेज आएगी, बीमार हो जाएगा, उसको टेम्परेचर हो गया,
104 टेम्परेचर है, 5 टेम्परेचर है, या उसको रूमेटिज्म हो गया, साइटिस हो गया, बेड पे पड़ गया, नहीं चल सकता, शियाटिक पेन हो गया, नहीं चल सकता, तो अंदर से वो कह रहा है अब मैं क्या करूं, मैं तो सर काम जल्दी कर लूं। शियाटिक पेन है, हिल नहीं सकता, लेकिन वो मोटर खराब है, अब मैं मोटर ठीक करनी है, मैं क्या करूं, कोई क्लू नहीं हो रहा। डॉक्टर के पास जाना 8 बजे, पहले मैं 6 बजे तैयार होकर बैठ जाता था, आज हिम्मत नहीं है, अंदर से कोई क्यों लेकिन तैयार नहीं हो रहा। और जब तैयार नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, कोई क्यों उसका सोच नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो यहाँ से केमिकल चेंज बन के कुछ और बनेगा और एक और बीमारी उसको शुरू हो जाएगी, और दैट वुड बी पैरालिसिस। हो सकता है पैरालिसिस हो, क्योंकि फिर दिमाग उसका एकदम पैरालाइज करेगा, कोई उसका ऐसा न्यूरो पास, कोई न्यूरोमीटर उसका बैठ जाएगा, केमिकल उल्टे बन जाएंगे या कम बनेंगे, तो फिर वो पैरालाइज हो जाएगा। और फिर पैरालाइज में भी अगर वो कॉन्शियस है तो फिर क्या होगा, तीसरी बीमारी और आ जाएगी। आप देखेंगे कि पैरालाइसिस का गुनूदगी शुरू होगी, उसका कोई क्यों अंदर तंग कर रहा है, तंग कर रहा है, तंग कर रहा है, एक से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी बीमारी। ये इतनी मल्टीपल बीमारियां कैसे बनती हैं? कुछ डॉक्टर, कुछ लोग कहते हैं कि अन्नेवाह दवाइयां खाने से, कुछ लोग कहते हैं जी सेल्फ मेडिकेशन से, कुछ लोग कहते हैं जी ज्यादा तेज एंटीबायोटिक देने से, कुछ लोग कहते हैं जी बहुत ज्यादा पेन किलर खाने से। ये आम बंदा नहीं कहते, ये डॉक्टर कहते हैं, गलत ट्रीटमेंट से। लेकिन होता क्या है, अगर कोई क्यों नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जैसे एक पेशेंट है, उसके एसिडिटी है, पायरोसिस है, हार्ट बर्न है, गर्ड है, आईबीएस उसको कह देते हैं लोग, आईबीएस है, इंटेस्टाइनल स्वेलिंग है, वो ठीक नहीं हो रही, एच पैलोरी वहां आ चुका है तो ठीक नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि आधे मरीज जिसको हम इनडाइजेशन कह सकते हैं, गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं, हार्ट बर्न कह सकते हैं, मैदे की तकलीफ कह सकते हैं, आधे मरीज डिप्रेशन का शिकार हो चुके होते, कि उनको जरा सी जलन हुई, वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, आगे कहते मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मरने लगा, जरा सी जलन हुई मरने लगा जी, फलां डॉक्टर के पास, फलां डॉक्टर के पास, फलां डॉक्टर के पास। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर बैक्टीरिया बन गया, एक बैक्टीरिया से 2 हुए, 2 से 4 हुए, उसे बच्चे दिए, उसे अंडे दिए, सैकड़ों हजारों हो गए, उसके बाद लाखों हो गए। हमने दवाई नहीं दी, कोई क्यों नहीं दी, कोई और दवाई नहीं दी, बढ़ता गया, बढ़ता गया, वक्ती तौर पे मेप्राजोल खा रहे हैं, वक्ती तौर पे कोई और साल्ट खा रहे हैं, कोई और खा रहे हैं, वक्ती तौर पे सुबह खा लेते हैं कि आज दावत है, आज खा लो एक कैप्सूल, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, बड़े खुश हैं। कल फिर दावत थी, फिर खा गए कैप्सूल, परसों फिर दावत थी, परसों फिर खा गए। अंदर तो काम हो रहा है, अंदर तो दिन ब दिन उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती जा रही, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस की सूरत में है, चाहे वो गैस्ट्रिक एंजाइम की सूरत में है, चाहे वो एच पैलोरी की सूरत में है, चाहे कोई डिसेंट्री का उसका बीबैक है, कोई ऐसी सूरत हो रही है उसकी तकलीफ तो बढ़ रही है। आप तो ऊपर से सिर्फ एक पेंट कर रहे हो उसको, तो क्या होता है 2 साल बाद, 3 साल बाद वो मरीज डिप्रेशन का शिकार हो जाए। फिर डॉक्टर साहब लिखते हैं जाओ जी रेफर टू साइकाट्रिस्ट डॉक्टर, रेफर टू नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले जाओ, आपका इलाज वहाँ है। अब वो भी गालियाँ खा रहा है, 2 महीने खाया, फिर आ गया डॉक्टर साहब मैं वो भी खा रहा हूँ, वो भी खा रहा हूँ, मेरी जलन फिर ठीक नहीं होती। जब वो भी दवाई खाएगा, वो भी दवाई खाएगा, अंदर और चीज़ हो रही है, और चीज़ हो रही है, आपके मैदे को समझ नहीं हो रही, आपके इंटेस्टाइन को समझ नहीं आ रही, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को समझ नहीं हो रही करना क्या है, सारे एंजाइम गलत हो रहे हैं, अल्कलाइन फास्फेटेज गलत बन रहा है, गामा जीटी ऊपर जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा।
प्रेशर पड़ रहा है आपका सारा लीवर पे, लीवर पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी जाएगा, गॉल स्टोन बनेगा, कोलिसिस्टेटिस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन सीबीडी हो जाएगी। तो उससे पहले आप देखें कि जब आप दवाई भी गलत खा रहे हैं और ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं हो रहा, सिम्टम भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि लोग उसको कहना शुरू कर देते हैं इस पर कुछ जादू हो गया, इस पर कोई हवाई बीमारी होगी, वो उन चक्रों पे फिर पड़ जाता है, उधर जा रहा है जी। अब दम दुरुस्त कराने जा रहा है कि दम दुरुस्त करा के फिर आ गया डॉक्टर साहब, मैं तो ठीक नहीं हो रहा, उसकी ढूंढे कोई चूक, ठीक हो जाएगा वो। ये बाकी जो गैस्ट्राइटिस चल रहा है, जो अल्सर चल रहा है, जो हाइड्रोसल्फिया चल रहा है, जो पायरोसिस चल रहा है, जो गट चल रहा है, जो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन चल रही है, आईबीएस चल रहा है, ये तो हमारी दवाइयों की अपनी पावर है जो उसको रोक रही है। और जो उसमें से ऐसी दवाई है जो माइंड को उसके काम कर रही है, वो मरीज ठीक होते जा रहा है। लेकिन मर्ज को बढ़ने से रोकें, क्योंकि मैदे के मर्ज ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होके आगे ट्रांसफ़र होते हैं, और ये फिर जाते हैं साइकाट्रिस्ट के पास, जाते हैं आरआईसी दिल वालों के पास, फिर जाते हैं बाबों के पास, फिर अपने जिन निकलवाते हैं, फिर दम दुरुस्त करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। जिन हो तो ठीक हो ना, 99.9 तो जिन करते ही नहीं है। ये तो हवा चल गई जी तो आपको कुछ हो गया, हाँ तुम बड़े खूबसूरत थे ना, जिन चढ़ गया, बड़ा पैसा था, बड़ी गाड़ियां थी ना, माशाल्लाह नजर लग गई तो ना तुम्हारे पास गाड़ियां, ना शक्ल, ना सूरत, कहाँ से नजर लग गई, ना काबिलियत, ना कुछ, जिन कहाँ से चढ़ना है। इलाज कराएं कोई टू का, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यहाँ तक अगर कोई किसी के जेहन में क्वेश्चन हो, चले फिर हम आगे चलते हैं। क्विक टू वाला, अच्छा अब डॉक्टर क्विक टू है, फौरन जो करेगा वो कामयाब होगा ना, लेकिन उसको भी देनी तो पड़ेगी ये दवाई पहले, फिर ही कामयाब होगा। क्विक टू तो सिम्टम है, हाँ फटाफट दस्ती। मैं भैया को लेके गया ना, मैंने क्लिनिक पे जाना तो फटाफट जो करे, फटाफट तो नहीं है। अच्छा जनाब, कोई क्वेश्चन? सर ये तो है, उसके लिए जो खुद एक्ट कर रहा है ना, वो फर्क करें, जैसे आपने बताया कुछ शख्सियत रहती है जो खुद काम एक्टिव नहीं कर सकती, यानी पहले वो इख्तियारात उसके पास थे, या सेहत थी, या जो वसाइल थे, जो काम उसने खुद शुरू करना होता वो खुद कर लेता था। अब वो किसी सबऑर्डिनेट को या किसी कुलीग को या साथी को या बच्चे को कहता है और डंडा लेके उसके पीछे लग जाता है, तो ये भी क्या क्विक टू ही है? क्विक टू है, कभी करो ये करो, क्विक टू है, क्विक टू है, बताया था तो क्विक टू है, बिल्कुल क्विक टू है। वो आदमी जिन्होंने मुलाजम भी रखे हुए हैं, उनके सर पे चढ़ के काम करा रहे हो, मैं मुलाजम गाड़ी धो रहा है, तुम जाके लेटे आराम से, वो सर पे खड़ा, इधर से करो, इधर से करो, क्विक टू चल गए। वो औरतें अंदर बाइयाँ काम कर रही, लेकिन खुद भी साथ घुसी हुई है बुर्च खाने, तसल्ली नहीं हो रही उनकी सफाई से कि उन्होंने चूल्हा साफ नहीं किया, सही काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो औरतें भी साथ ही उसके लगी हुई। भाई रखने का फायदा क्या हुआ, तो आप भी उसके साथ साथ पूरा दिन चल फिर रही हो और टेंशन में चल रही हो, इससे बेहतर खुद ही कर लें, वो भी क्विक टू है। उसकी टेंशन लेना बताते खुद भी क्विक टू है। जी जी, बस आप में क्विक टू है ना कि जल्दी करना है। अब आप जल्दी नहीं कर सक रहे, आपने एक मुलाजिम रखा है, आप चाहते हैं मुलाजिम भी आप जैसा आएगा, क्विक टू तो हर नहीं आ सकता ना, और हर तरह इतना साफ भी नहीं आ सकता। ठीक है, कईयों को ये अलामत है कि उनके पाँव पे भी एक चीटा पड़ जाए तो उन्होंने अपने ट्राउजर भी चेंज कर दिए, एक सिम्टम है ना ये। अब इतनी सफाई पसंद दूसरा बंदा तो नहीं हो सकता, काम वाली तो नहीं हो सकती, आपका मुलाजिम तो नहीं हो सकता, आप हैं, आप इसलिए पीछे फेर रहे हैं कि वो चीटे ना डाले, ये ना कर दे, चीटे लोटे पे ना पड़ जाए, टूटी पे ना पड़ जाए, वो ये साफ करती जा रही सर, या काम में परफेक्शन जाते हैं। जी नहीं, परफेक्शन इज सेपरेट, क्विक टू। कुछ ऐसी खबरदारी जैसे आपने बताया अभी, मेडिसिन भी बताई क्विक टू की, काफिया, तो
तो कुछ मतलब जैसे वो तो आती है अब एक्सेस में एक जो आती है जेलेसी का भी है, तो जो आपने क्विक टू में बताया, लेकिन हो सकता है कि वो हार्मोन सीपिया हो, तो ऐसे भी मतलब है कि क्विक टू में सीपिया भी देखें, उसकी मिजाजी दवा। सीपिया मैंने अभी बताया, लेक्सिस, आर्सेनिक, रस्टॉक्स, टेरेंटोला, एकोनाइट, सब में क्विक टू तो है ना, ठीक है। लेकिन ये वो क्विक टू है जो वो मैं बता रहा हूं कि इसके बगैर उनका चारा नहीं। एक क्विक टू वो है कि घर से निकले हैं, लाहौर पहुंच रहे हैं, रास्ते में कहेंगे तेज चलो, वो और क्विक है। ये क्विक टू है कि अभी 6 बजे निकलना है तो आप 4 बजे नहा धोके कपड़े पहन के बैठ गए कि भाई ट्रेन है, जहाज है, बस है, आपकी अपनी गाड़ी 6 बजे जानी है, जब चलेगी वो जो होगा हेस्टीनेस होगा, जल्दीपन, हरीड वाला होगा, वो क्या कहता है स्पीड पकड़ो जी जल्दी पहुंचे, बस वो हो रहा है। लेकिन उसकी दवाई नहीं हो रहा है, आर्सेनिक उसकी दवाई है, अर्जेंटमनाइट उसकी दवाई है, टेरेंटोला उसकी दवाई है। तो और कोई क्वेश्चन? ये जो है ना आपकी माइंड की ताकत, ये बहुत ज़बरदस्त है। हम इसको सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। सोच की हकीकत, सोच की ताकत है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप एक चीज़ सोच लेना कि मैंने ये करना है, मैंने ये आज फैसला कर लिया है कि मैंने आज के बाद ये काम करना है। मसलन मैं अभी 5 किलोमीटर नहीं चल सकता, मुझे पता है अपनी कंडीशन का, लेकिन अगर मैं सोच लूँ कि मैंने आज से ये करना है और मैं डिसाइड कर लूँ कि मैंने ये करना है, तो फिर मैं 5 किलोमीटर चलूँ। अब कैसे चलूँगा? वही जिस्म, वही टांगे, वही बाजू, वही बात टेम्परेचर, लेकिन मेरे माइंड में आ गया चलना, और माइंड ने उस हिसाब से मुझे तैयार करना शुरू कर दिया। केमिकल बनने शुरू हो गए, ताकत के केमिकल, हैप्पीनेस के केमिकल। मुझे पता है गर्मी है, हबस है, उसके केमिकल को उसको बर्दाश्त करना है। और सब चीज़ें जब यहाँ पैदा होंगी तो आपके टांगों में वो ताकत आ जाएगी, आपके बाजू में वो ताकत आ जाएगी, आप पैदल चलेंगे। एक मजदूर को पता है कि सुबह उससे 5 बजे उठ के 7 बजे जाके जाना है और आज 1000 ईंट ऊपर छत पे पहुँचानी है, उसको पता है, तो वो पहुँचाता है। उसको तो कुछ नहीं होता, कमर दर्द भी नहीं होती। अगर आपके दिमाग में एक सोच आ जाती है, उस सोच को आप अनकॉन्शियस में ले जाते हैं, उसमें सब कॉन्शियस में, तो इसका मतलब है कि सब कॉन्शियस उसको फिर कबूल करता है। फिर उस सोच के मुताबिक आपके केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये इतने केमिकल्स बनते हैं कि आप अभी डॉक्टर को पता ही नहीं, साइंसदानों को पता ही नहीं। केमिकल्स बनेंगे उस हिसाब से कि अगर आपने ये सोचना है कि मैंने ठीक ही होना है, मुझे बीमारी है कोई भी है, तो वो सोच आपकी जाएगी और आपकी वाइटल फोर्स को इन्हेंस करेगी और केमिकल बनेंगे और वो उस पोर्शन तक, अफेक्टेड आर्गन तक जाएंगे और अफेक्टेड आर्गन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसा काम है जो आपको पता ही नहीं मैंने करना है। आपने फंड इकट्ठा करना है 2 करोड़ रुपये, आपके पास तो 2 लाख भी नहीं है, लेकिन काम बड़ा ज़बरदस्त आ गया। किसी बेवा को घर बना के दे रहे हैं, 10 बेवे हैं, या किसी की शादियां करानी है, या सलाम मुतासरीन है, आप घर से निकलते हैं कि मैंने इनकी मदद करनी है, 2 करोड़ इकट्ठा करना है, आप निकल जाते हैं घर से, आपके पास तो पूरी कौड़ी नहीं है। फिर क्या होता है कि आपने जब सोच लिया ना, तो फिर अल्लाह पैदा करता है हालात, अल्लाह सबब पैदा करेगा, कोई बंदा आपको बना देगा। हाँ भी किधर जा रहे हैं? मैंने ये सोचा जी मैं ये जा रहा हूँ, मैंने इतनी बेवा के मकान बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये बना, आप खुद करते हो, मेरे पास पूरी कौड़ी नहीं। वो आपकी बातों से, आपकी जो इरादा है, आपकी जो इंटेंशन है, उसको देखते हुए कहता है 1 करोड़ मुझसे ले लो, बनाओ। अल्लाह ताला सबब पैदा करता है। आज अगर आप यहाँ बैठ के या मैं बैठ के ये सोचूं कि मेरे जो दोस्त अहबाब का दायरा होगा
उसमें सारे नेक आदमी आए, मौलवी आए, सारे आए, तो आप देखें 1 महीने में वो आने शुरू हो जाएंगे। आप अगर ये कर लें, ज़हन में खाका बना लें कि जैसे मौलवी होते हैं, पीर साहब होते हैं जनाब, उनसे मैंने दोस्ती करनी है, तो वो आने शुरू हो जाएंगे। ये सोच की ताकत की ज़्यादा है कि सारी आपके कायनात में वो ताकतें मौजूद हैं। जब आप अच्छी सोच रखते हैं, वो ताकत वहाँ जाती है, वो ताकत एक दूसरे से मिलती है, कनेक्ट हो के फिर जहाँ पर आपकी जिस तरह की सोच है, वहाँ की सोच के लोगों से मिलती है, और फिर खुद ब खुद राब्ते शुरू हो जाते हैं। अगर आप सोचें कि मैंने करप्ट बनना है, 1 महीने बाद आपके करप्ट दोस्त बनने शुरू हो। अगर नहीं इस बार ये करके देखें, 1 महीने की बात, कहाँ कहाँ से करप्ट लोग आने शुरू हो जाएंगे, आपको खुद परेशान हो जाएंगे। जो हम सोचते हैं एनवायरनमेंट वो हमारे कर देती है। आपने देखा नहीं कि लोग जाके दुआ करवाते हैं, ठीक है, जो इस दुनिया से चले गए उनसे दुआ करवाना शिर्क है, लेकिन जो मौजूद है, जिसको आप समझते हैं इसकी दुआ कबूल होगी, ये बुजुर्ग है, ये नेक आदमी है, जब वो दुआ करता है तो दुआ कबूल होती है ना। बच्चा होता है ना, बेटा होता है ना, 5 बेटियों के बाद बेटा हो जाता है ना। वही बेटा जिंदा से आप मांग रहे हैं, ठीक है, वही बेटा अगर मुर्दे से मांगने को वलीउल है, वो गलत, वो शिरक है। तो दुआएं तो कबूल होती हैं, सबब बनता है। जब एक आदमी दुआ कर रहा है कि इसकी बेटी है, इसके बेटा चाहिए, तो अल्लाह ताला को ऐसा बंदोबस्त करता है कि ऐसे डॉक्टर के पास भेजता है कि आप बताएं, वो डॉक्टर आपकी बीमारी को डिटेक्ट करता है, डायग्नोज करता है, दवाई देता है, आप ठीक हो जाते। आप खुद चले गए किसी के पास, आपको पता है कि बंदा बड़ा नेक है, ये बंदा बड़ा शरीफ है, इसकी दुआ कबूल होती होगी, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे बेटा दे दें, तो वो दुआ करता है उसके सामने कि जाओ अल्लाह ताला आपको बेटा देगा, तो वो खुद ब खुद अगर एजोस्पर्मिया भी है, तो उसके अंदर इतनी खुशी होगी, इतनी ताकत आएगी, इतना यकीन आएगा कि अब मैं बाप बन जाऊंगा, तो वो बाप भी बन जाता है। और अगर पहले बेटी है तो बेटा भी मिल जाता है। ये सारा यहाँ से चेंज होना है, यहाँ पे कुछ रखेंगे चेंज हो जाएगा, तो सब कॉन्शियस में डाल ले चेंज हो जाएगा। और कोई सवाल जी? ये हाथ रखें आप, और आप ज़हन में बैठ के देख लें कि मेरा दायां हाथ बाएं से आधा इंच लंबा हो जाए, 1 घंटे बाद हो जाएगा। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है, अगर आप सच्ची सोच रखते हैं तो। किसी ने करना है तो मेरे पास बाद में आ जाए। चाहे सोच रहे हैं, बस अब सोच लिया ना, आ जाएगी फिर आ जाएगी जनाब। तो जो आप सोचते हैं ना जनाब, वो सोच आपकी आपके जिस्म में जाती है, उस आर्गन में जाती है, उस आर्गन को ताकत देती है, उस आर्गन में ताकत आती है, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखे, एक फकीर है, उसके पास 3 गाड़ियाँ, बड़े पोश है। तो मैंने बना कहा कि डॉक्टर साहब जान अक्सर लेक्चर में कहते हैं, एक मजदूर भी अगर ये पहले पे भरोसा कर तो जहन में कि मुझे मर्सिडीज उनसे मिलेगी। अगर आप सोचे मुझे मर्सिडीज चाहिए, सोच रहे कि मैंने लेनी है भाई, आपको चंद सालों में मर्सिडीज मिलेगी। अब तो मर्सिडीज भी इतनी महंगी नहीं रही, सस्ती मिल जाती मिल जाएगी, अब ज़्यादा चांसेस है। हाँ हाँ जी। अब आज का हमारा टॉपिक है बड़ा ख़तरनाक। अगर हम ज़्यादा याद किया तो यहाँ भी कोई सांप आ सकता है, ये चांस है, दिस इज फैक्ट। सोफे के ऊपर बैठ जाए। तो सांपों के भी कान होते हैं ना, जब आप याद करेंगे तो आ जाएंगे। तो नाजा से हमने चलना है।
अब ये देखें कि अब आप देखिए कि नाजा, सांप, हमारी बहुत सी मेडिसिन सांपों के जहर से बनती हैं, बल्कि और भी दूसरे जो तरीका इलाज है उनसे भी बनती हैं। तो आप ये देखें कि इनका जहर कितना ही ख़तरनाक होता है, जबकि सुनने में है कि मैक्सिमम सांप जो हैं उनमें जहर कम होता है, किसी में बहुत कम होता है, किसी में होता ही नहीं है। वो काट भी लें तो कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे सांप भी हैं वो काट ले तो वहीं पर डेथ हो जाती है, सडन डेथ होती है। कोई ऐसे सांप है कि उनके जहर को देखने से वो असर चढ़ जाता है, जैसे लेक्सिस की प्रूव के बाद डॉक्टर हेरिंग को हो गया था, उसकी बीवी को हो गया था। तो ये सब हकीकतें हैं। तो अब ये देखें कि सांप से जहर से दवाइयाँ बनाना कितनी नफरत सी होती है हमें सांप से, उसके जहर से कराहत सी आती है। लेकिन आप देखिए कि कई ऐसी दवाई मेडिसिन बनती है कि ऐसी चीज़ों से, ऐसे किंगडम है, ऐसी जगह हैं, ऐसे आर्गन हैं कि हमें कराहत आती है कि दवाई खाएंगे कैसे, नफरत करेंगे हम। लेकिन याद रखिए, एक कराहत आती है हमें बंदों को देख के आती है। कई बंदे ऐसे होते हैं कि पास बैठ जाए तो कराहत आनी शुरू हो जाती है। कई बंदे ऐसे होते हैं कि पास बैठ जाए तो नफरत होनी शुरू हो जाती है। आपको नहीं तो उसको आपसे होना शुरू हो जाती है। तो नफरत, कराहत, ये इस दुनिया की चीज़ें हैं, ये होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मोहब्बत का अंसर सब में डाला हुआ है कि अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। और इसीलिए मोहब्बत के अंसर को टॉप पे रखा गया कि जिस चीज़ में मोहब्बत होगी, जिस काम में मोहब्बत होगी, वो काम आपका पाया तकबीर तक पहुँचेगा। मोहब्बत होना लाजमी है। अल्लाह ख़ुद पसंद करता है मोहब्बत को, अच्छे अखलाक को, खूबसूरती को। अल्लाह नफ़रत को, उसको नहीं पसंद करता, कराहत को नहीं पसंद करता। तो इसलिए अगर ये इंसानी फ़ायदे के लिए, किसी बीमारी के लिए दवाइयाँ बनती हैं, चाहे वो किसी से भी, तो वो फिर मेडिसिन के असरात में जायज़ होती हैं। उनका खाना, उनका इस्तेमाल करना और उनका एज ए डोज लेना, सब मुफ्तियों ने भी कहा हुआ है, वैसे भी क्या हुआ है कि ये जायज़ है। अगर वो इंसानियत को शफा देती है तो वो जायज़ है। तो इसी तरह आप देखें कि ये जो जहर है, ये जहर का ही तरियाक होता है। आपने सुना होगा तरियाक, आपने जहर का तरियाक सुना, आपने मूली का तरियाक नहीं सुना। मूली से भी दवाई बनती है, गोभी से भी दवाई बनती है, हमारे कितने फ्रूट हैं उनसे दवाई बनती है। उसको तरियाक नहीं कहा गया, तरियाक हमेशा जहर को कहा गया कि इतना सख्त तरीन काज, इतनी सख्त वजूहात कि उसका जब ये इलाज होता है तो वो तरियाक बन जाता है। अब आप ये देखें कि ये अल्लाह के फजल से खुशकिस्मती है इंसानियत की कि होम्योपैथिक मेडिसिन ने जहरों से तरियाक बना दिया। वैसे मर्कसाल भी जहर है, मर्कसानाइड भी जहर है, नक्सोमिका भी जहर है। आज से बहुत अर्सा पहले, तो 20 साल पहले मैंने लेक्सिस किसी को लिख दी, तो वो बंदा मेरे पास आ गया, कहता है जी कि मैं जिस पहले होम्योपैथ से इलाज करा रहा था उसने कहा कि ये सांप से दवाई बनती है, ये तो आपके लिए जहर है। मैंने कहा होम्योपैथ डॉक्टर है, मैंने कहा उसको एक जाके मेरी इज्जत झूठ मानना है एक तो कि तुम्हें होम्योपैथ किसने बनाया है, और फिर तुम कह रहे हो कि जी जहर है और जहर का इलाज कैसे वो डॉक्टर कर सकता है। तो उसको फिर मैंने समझाया कि वाकई ये सांप है और ये सांप ऐसा है कि इसके जहर से ही आपने ठीक होना है, और इसके जहर ऐसा होगा कि वो आपको नुकसान नहीं करेगा।
उसको मनवाना पड़ा। लेक्सिस की शीशी मंगवाई डिस्पेंसरी से, पहले मैं अपनी ज़बान पे 2 कतरे डाले, फिर उसको दी कि तो फिर इसी तरह अभी 15-20 दिन पहले, अभी भी मेरे मोबाइल में उसका मैसेज है। मेरा एक दोस्त है, दोस्त ना कहीं वाकफ़ है, दोस्त तो वो होता है जिसके बगैर हफ्ता फूल ना आए तो बंदा गप ना करे, वो दोस्त होता है। जो महीने 2 महीने बाद मिले, 6 महीने, वो दोस्त नहीं होता। तो तो उसने कहा जी कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं चीज़ें तोड़ना शुरू हो गया। मैंने टीवी तोड़ा है, मैंने अपनी बीवी को मारा है, मैंने क्या क्या किया। लाहौर में था, मैंने उसको नक्शा में का CM लिखी कि ये 3 दिन खाओ, सुबह दोपहर शाम, और फिर मुझे महीने बाद बताना है। आगे से उसका आ गया, डॉक्टर साहब आपको मेरे से दुश्मनी है कि मैंने आपको डॉक्टर समझते हुए अपनी बीमारी का इलाज करने का मुझे गुस्सा ख़त्म हो जाए, तो आपने ये सोचा कि गुस्से वाले बंदे को मार देना ही बेहतर है। आपने नक्शा मिका लिख दिया। मैंने जब रिसर्च की तो ये तो कुचला, ये तो जहर है, वो तो लिखा है मर जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये ना रहे, ना बीवी भी बची रहे, चीज़ें भी बची रहे, इसको ख़त्म कर दो। उसको बड़ी मुश्किल समझाया मैंने, कभी ऐसा नहीं है, ऐसा है, आओ इकट्ठे मिलके खाते हैं, ठीक है। तो बात का ऐसा भी हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ होती है बड़ी अक्सीर है भी, ये एक चीज़ अक्सीर है जी, ये फ़लाँ बीमारी में, फ़लाँ बीमारी में, फ़लाँ बीमारी में। जैसे आजकल हमारे डॉक्टर के सबके पास एक अक्सीर नुस्खा है ना ताकती का, है ना। तो ये बड़ी चीज़ अक्सीर, इस एडवर्टीजमेंट के पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी है। अच्छा, तो कुछ चीज़ें अक्सीर क्या बार बार तजर्बे में आती हैं, वो अक्सीर हो जाती हैं कि आप आंखें बंद करके भी दें, ये अक्सीर है। लेकिन कुछ चीज़ें तरियाक कि उस बीमारी का इलाज ही है, उसको कहते हैं तरियाक, कि इसके अलावा आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो सांपों के जहर के जो बीमारियां हैं उसको कहा जाता है कि यही आपका तरियाक बनती हैं, और इसके बगैर आप ठीक नहीं होंगे। आप देखें कि हमारी सांपों से कई दवाइयाँ बनती हैं, जैसे लैक्सिस बनती है, आपकी क्रोटेलिस बनती है, क्रोटस कैस्काविला बनती है, एलैप्स बनती है, बनगारस बनती है, टॉक्सीफोकस वो कौन सी वो बनती है, फिर आपकी पाइथन बनती है, हाइड्रोफेस बनती है, सेंचरस बनती है। हमारी कई दवाइयाँ जहर से बनती है। लेकिन आप ये देखें कि हैं सारे सांप हैं, लेकिन ये भी आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इनकी सिम्टम भी डिफ्रेंशिएट करती हैं, और उसी डिफ्रेंशिएशन पे जब हम दवाई देंगे तो कामयाब होंगे। फिर ये तरियाक बनेगी, वरना तरियाक नहीं बनेगी। और ये ऐसे जहर हैं कि वाकई जो सिम्टम उसमें आ गई है, और वो अगर है तो वो फिर यही दवाई देने से इंशाल्लाह ठीक होती है। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं वो सांप जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, ताकि आपका डर ख़त्म हो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ये हमें कितने अरसे से हम लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये देखें, ये एक सांप की तस्वीर है। ये हमारी एक दवाई बनती है वाइपेरा। इसकी सांपों की भी स्पीशीज़ हैं, वाइपेरा के आगे और भी 2-4 किस्म के होते हैं, तो ये उससे बनती है वाइपेरा। अब देखिए, इस पर थोड़ा थोड़ा फर्क भी है। क्रोटेलिस कैस्काविला ये वो सांप है। ये कौन सा सांप है, को बताएगा? ये बड़ा ही ज़बरदस्त सांप है जनाब। हमारे इर्द गिर्द भी है, हमारे घरों में भी है, हमारे हमसायों में भी है,
हमारे रिश्तेदारों में बहुत है, ये लैक्सिस है। ये वो लैक्सिस है जिससे बहू भी तंग है और बहू सास से तंग है, सास बहू से तंग है, ये वो लैक्सिस है। हाइड्रोफिस, इसकी दवाई बिल्कुल नहीं बनी होम्योपैथिक में, अभी मैट्रिया मेडिका में नहीं आई, इसलिए इसके सिम्टम मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये दवाई बन चुकी है इसलिए मैंने ये इसको लिख दिया। एलैप्स कोरेलिनस, एलैप्स जो है बनी है बनी। पाइथन, पाइथन बड़े साइज का सांप होता है, 30 फुट लंबा, 40 फुट लंबा, 28 फुट लंबा, और ये पूरे पूरे आदमी को भी निकल सकता है। ये है क्रोटेलस हॉरिंट। ये है सिंचरस, और ये है नाजा, इसको कोबरा कहते हैं। इनसे डरने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि ये हमारे मैट्रिया मेडिका में है और हमारे कितने बड़े दोस्त हैं। लैक्सिस से कितनी खवातीन ठीक हुई हैं आप सोच नहीं सकते, कितनी की नेचर बदल गई। नाजा से कितनों के दिल ठीक हुए हैं। एलैप्स से स्किन डिजीज मेरी बड़ी ठीक हुई है। हाथों की रिहेजिस स्किन, पाँव की रिहेजिस स्किन, जो क्रैक्स आ जाते हैं, खारिश होती है, उससे ठीक हो जाती है। येलो लिकोरिया, येलो आपकी जब आम होती है ना, जैसे येलो आपकी कुछ भी है, एक्सपेक्टोरेशन है, डिस्चार्जेस हैं, लेकिन इसकी येलो ऐसी होती है कि एक चमकदार येलो, नेट्रम फास की तरह, और ये उस लिकोरिया में बड़ा अच्छा काम करता है। फिर वाइपैरा, अब ये देखें जो वाइपैरा है ना, ये भी हार्ट के लिए है, नाजा भी हार्ट के लिए है, और वाइपैरा और नाजा अगर आपको कार्डियक कफ है, बाज़ का खांसी होती है दिल की वजह से, हम आमतौर पे दूसरी दवाई दे रहे होते फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हमें कार्डियक कफ वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और कार्डियक कफ वाली खांसी में नाजा नंबर 1 पे आती है, फिर आपकी स्पोंजिया है, फिर आपकी लाउरोसिरोसिस है, फिर आपकी वाइपैरा भी है, फिर आपकी ब्रोमियम भी है, लैक्सिस है। अब ये देखें कि नाजा का जो है ना, इसकी जो अपने सिम्टम्स हैं, एक सांप रह गया सर, यह है बोथ्राप्स, इसकी भी मेडिसिन बनती है। अब देखिए इसी में से सांप है, कोई जहर खून को जमा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कोई सांप का जहर खून को जमा रहा है, वो बाहर ब्लीडिंग नहीं होती, कोई सांप सडन डेथ कर रहा है, कोई बेहोशी कर रहा है, किसी में कॉन्शियस है और किसी में कितने अरसे के बाद जाकर डेथ हो रही है, कोई किसी चीज़ को पैरालिसिस कर रहा है, आपको ज़ुबान का पैरालिसिस हो जाता है सांप के डसने से, नाजा के, आपको रेस्पिरेटरी लंग्स का हो जाता है, आपको फेरेंजियल जिसको बल्बर पैरालिसिस कहते हैं वो हो जाता है। तो मुख्तलिफ सांपों की मुख्तलिफ अलामतें हैं, जब आपको ये अलामत मिलेगी एग्जैक्ट, तो फिर वो यही दवा काम करेगी। अब आप ये सोचें कि सांप कैसे काम करेगी, आपके अंदर कब सांप का जहर गया था, या अब हम कैसे डालेंगे, और जहर का असर बना और कैसे ये ठीक हुआ। मैं पहले बता चुका हूँ कि सोच की ताकत बड़ी ज़बरदस्त है,
हर किस्म का पॉइजन यहाँ बन सकता है इस फैक्ट्री में, हर किस्म का। आपने भी देखा होगा चंद महीने पहले, मैंने भी देखा था, शायद हकीकत हो, मेरे नज़र में तो हकीकत है, ठीक है। क्योंकि एक सच्चा वाक़या भी मैंने पढ़ा था, अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी जो आपका साफ़ी है उसको उर्दू डाइजेस्ट में, और एक वाक़या पिछले दिनों में आया कि किसी कैदी को उम्र की सज़ाए मौत हुई थी, तो उसको फांसी देनी थी। तो उन्होंने कहा चले हम इसको आजमाते हैं। न्यूरो सर्जन थे वो, न्यूरो साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि हम जिस दिन फांसी होनी थी उस कैदी के पास आए और उस बैठे हैं, उसको कहा कि अभी हम 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आपके ऊपर कपड़ा डाल देंगे सर पे, और आपको फांसी नहीं दे रहे, आपको पटारी लाए, पटारी खोली, उसमें ये कोबरा था ऐसे खड़ा, इस सांप से हम डसाएंगे और आपकी मौत इससे होगी। कुछ हमारा बदल गया कानून कि फांसी नहीं होगी आपको इससे मौत होगी। अब वो शशोफंज में पड़ गया कि फांसी एक्सेप्ट करूं या ये एक्सेप्ट करूं। उसने कहा जी फैसला आपने नहीं करना, ये हम कर चुके हैं कि आपको सांप के डर से चलाकर तो नहीं, इसका अज़ार जैसे ही आप जाएगा आप मर जाएंगे। मैं कहा ठीक है। इसी 5-10 मिनट हो गए, उसके सर पे एक मोटा कपड़ा डाला और 2 सुइयां उसको चुबो दी। सांप तो ले गए, 2 बारीक सुइयां उसकी चुबोई और 10 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा मर गया सुइयों से। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसी सांप का जहर अंदर बना हुआ था। अब ये कहां से आया? उसी वक्त उसने सोच लिया था कि इसका जहर आएगा, मेरे खून को क्लॉट करेगा और मैं मर जाऊंगा। और वही देखे केमिकल कितनी तेजी से बने, उसी तरह का केमिकल बनाया जहर वीनम का, वीनम लाइक केमिकल बना और उसकी डेथ हो। और अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब लिखते हैं अपने उर्दू डाइजेस्ट में कि एक वो बाबा था जो गलियों में फिरते थे, बहुत पहले की बात है, कि मंजी पीढ़ी ठीक करा लो। तो एक मंजी का पाया खराब था, तो बाबा जी को कहा पाया ठीक कर दो। उन्होंने पाया ठीक करते करते पाया ठीक कर दिया, लेकिन एक लकड़ी की वो इधर से वो लग गई, फिंगर सी नोक छिल लग गई, उसकी उंगली ठीक ना हुई, वो चला गया बाबा। तो उंगली का जख्म ठीक नहीं हो रहा, 1 साल हो गया, मोटी उंगली हो गई, नीली हो गई, सोच गई वो बड़ा परेशान। तो फिर साल बाद आया तो बाबा जी कहते हैं दोबारा मेरी मंजी का पावर ढीला हो गया, फिर ठीक हो। सच्चा वाकया वो लिख रहे हैं। तो जब उसने वो कहा ये उंगली मेरी खराब हो गई है, पता नहीं कील लग गया, कि उसको याद भी नहीं कहीं से लगा कि आपकी मैंने चारपाई ठीक की थी, आपकी लकड़ी लग गई या कील लग गया, मुझे नहीं पता क्या लग गया और ये मेरी उंगली ठीक नहीं हो रही। वो कहता जी मेरी फिर वो पावा इसको ठीक करो, ढीला हो गया। उसे जब पावा खोला तो अंदर सांप का बच्चा खुश्क मरा हुआ था, और उसको जब देखा उसने कहा ओ ये तो मुझे सांप ने काटा था, वहीं 10 मिनट में मर गया। सोच की ताकत बता रहा हूं आपको। इसलिए अपनी सोच में होम्योपैथी को डाल दें, फिक्स कर लें। सर ये तो आपने इमेजिन किया तो हो गया ना सर, लेकिन जैसे लैक्सिस की पर्सनैलिटी डेवलप होती है एक खास पीरियड ऑफ टाइम में। देखें लैक्सिस क्या करता है, लैक्सिस कहता है कि मुझे ना छेड़ो। कोई सांप भी कहता है मुझे ना छेड़ो, और सांप अगर जा रहा है ना आपके 1 फुट करीब से भी, आप खामोश खड़े हो जाओ, आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप उसकी तरफ ऐसे करेंगे, कोई पाँव मारेंगे, कोई स्टिक पकड़ेंगे, फिर वो आप पे हमला करेगा, वरना वहीं चला जाएगा। ये भी सांप की खसलत है, और जो उसको छेड़ेगा उसको डंग जरूर मारता है, ठीक है। तो लैक्सिस की खसलत ये है कि मुझे कोई ना छेड़े, और छेड़ेगा तो वो डंग मारेगी, और फिर चाहे वो बहू हो चाहे वो सास हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि लैक्सिस हम सप्रेशन में क्यों देते हैं। लैक्सिस की सबसे बड़ी इलामत है कि बेटर देन अपीयरेंस ऑफ डिस्चार्जेस स्टार्टिंग, ठीक है, कि वो जो दबा हुआ है वो निकलना चाहिए।
अब जब वो सास बहू थी तो उसकी सास ने अपने बहू पे बड़ा जुल्म किया। बाज़ का बहू नहीं बोलती, बाज़ का बोल के अपना घर खराब कर लेती है और मिसाल कर लेती, कहीं बिल्कुल चुप रहती, लेकिन वो उसके अंदर रहता है। जब वो सास बनती है उसको फिर निकालने का मौका मिलता है, फिर वो निकालती है। और बहू अगर छेड़ने वाली आ गई तो फिर वो घर कामयाब नहीं रहता, फिर वहाँ रोज लड़ाई होती है। और मैं भी यही बता रहा हूँ कि लेक्सिस से मैंने कई घराने अल्लाह ने बचाए, सास ठीक हो गई, गुस्सा खत्म हो गया कई। अब ये देखे बीसियों। और लेक्सिस हमारी बहुत चलने वाली दवाएं हैं, क्योंकि हमारे हर दूसरे घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है। अगर आप लिख के लगा देना बोर्ड पे स्पेसिस्ट डॉक्टर सास बहू, वो घर ठीक हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। ये साथ में देख लिया ना कि वो इधर गई है। अगर लेक्सिस खाली ठीक हो जाएगा। इस दबने से, सप्रेशन से लोगों के ब्लड प्रेशर रहते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल आपका मेनोपॉज सिस्टम है, एक साइकिल चलता है, जैसे हर महीने आपके मेंसेस का साइकिल चलता है, ठीक है, आपका हार्मोन का साइकिल कंप्लीट होता है। कईयों को प्रॉब्लम होती, कईयों को नहीं होती, कईयों को बड़ा सख्त पेन होता है डिस्मेनोरिया, कईयों को नहीं हो रहा होता। अब जिनको नहीं हो रहा होता वो बिल्कुल सेहतमंद है, जिनको हो रहा है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है जो छुपी हुई है या कोई बीमारी है वो दबी हुई है। अब मेनोपॉज में जो तकलीफ होती है उन्हीं को होती है जिनकी बीमारियां अंदर दबी होती है, यानी कि बातें भी दबी होती हैं, जो वो करना चाहती हैं, लड़ाई झगड़ा दबा होता है, अपने पुराने वाक़यात दबे होते हैं। तो ऐसी औरतों को फिर मेनोपॉज में क्या होता है, उम्र ज़्यादा हो गई है, ताकत नहीं रही, लड़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो फिर वो जब रिएक्शन होता है तो उनके खून की सर्कुलेशन तेज़ होती है और उनको फ्लैशेस ऑफ हीट शुरू हो जाती है, इसको हीट फ्लैशेस कहते हैं। वो फिर चेहरे पे गर्मी आएगी, घबराहट आएगी, वो उस सूरत में बाहर निकलेगी। और मैं आपको बताऊं कि कितनी ख़वातीन, बहुत है इस 50% से ज़्यादा हैं जो मेनोपॉज अफेक्टेड ख़वातीन हैं, और उस 50% में से लेक्सिस 50% को फ़र्क दे देती है। कितनी अच्छी दवाई, CM की एक यहाँ पे ये तरिया का काम करती है। देखें कि लेक्सिस दवाई है, इसके सांप का जहर से बना, और इसका तरिया फिर उस औरत के लिए लेक्सिस है। अब देखें बोथराप्स है। बोथराप्स क्या करता है कि इसका मरीज बेहोश नहीं होता, अनकॉन्शियस नहीं होगा, सांप ने काटा, इसका खून जमेगा ज़्यादातर, क्लॉट बच जाएंगे, बहुत रेयर इस पर ब्लीडिंग होगी। और इसके जब क्लॉट बनते हैं तो फिर बोथराप के दिए बगैर वो क्लॉट नहीं ठीक होते। हम उन क्लॉट्स को डिज़ोल्व करने के लिए आर्निका भी साथ दे रहे होते हैं, ठीक है, लेक्सिस भी साथ दे रहे होते हैं। और अगर देखें जी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, कोई मास है, कोई और चीज़ है, साथ पिट्यूटरी ग्लैंड भी लगा दिया, ओपियम भी लगा दी, लेकिन याद रखें बोथराप्स का मरीज में मरूदगी नहीं होगी, अनकॉन्शियस नहीं होगा, सेहतमंद होगा। और उसको चाहे इन्फार्क्ट हो गया हो, स्ट्रोक हो गया हो, तो अगर वो बेहोश नहीं है, ड्रोजीनेस नहीं है, तो फिर बोथराप्स उस पर काम करेगी। मैं आपको दो बोथराप्स, ये मैं अभी ओपन करने लगा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे अभी चल रही थी, क्योंकि अभी डेंगू नहीं आना चल रहा है। मैं पहले प्लेटलेट कम वाले मरीजों को क्लोटेलस देता था बहुत ज़्यादा, फेरामेट बहुत ज़्यादा देता था, मिलीफोलियम बहुत देता था, लेकिन मैंने ये देखा कि जितने सांपों की दवाइयाँ सब प्लेटलेट बढ़ाती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड को डिकम्पोज करते हैं। जितने सांप के जहर हैं, वो सांप लड़े या ना लड़े, अगर वो इलामतें पैदा हो गई हैं, जैसे सांप काटता है, लेक्सिस का ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग आधी अंदर रुक जाती है, आधी अंदर रुक जाएगी तो फिर वो प्यूरा बन जाता है, यानी कि खून के निशान नज़र आ रहे हैं, ब्रूजिस टाइप निशान नज़र आ रहे हैं, जिसको इकोमोसिस कहते हैं, वो निशान नज़र आ रहे हैं। तो उस निशान को भी डिज़ोल्व करने के लिए फिर आप लेक्सिस देते हैं। तो मैक्सिमम ख़वातीन को कहूँगा कि उनकी इसी सिम्टम पे उनकी वेरिकोज वेन्स भी ठीक हो रही होती हैं,
जिनके वेरिकोज वेन्स में आपको ब्लूनेस नज़र आ रही है तो वो लैक्सिस से ठीक हो रही होती है। और जब ये डिकम्पोज आपके ब्लड को करता है, एचबी को डिस्टर्ब करेगा, तो लाजमी प्लेटलेट आपके कम होंगे। जितनी ये शाम की दवाइयाँ हैं, क्योंकि मैं अभी देता हूँ, आपको पता है क्लोट्राइलस होरेट पहले हम देते थे ज़्यादा, मिलीफोलियम थे, अब मैं लैक्सिस भी दे रहा हूँ, पोथरास भी दे रहा हूँ, एलैप्स भी दे रहा हूँ, लेकिन अभी वो ख़त्म ही हो गया है, प्लेटलेट वाला मसला, बीमारी ख़त्म हो गई, डेंगू आजकल नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये भी बड़ी तेज़ी से उसके प्लेटलेट आई करती है। सांप की जितनी दवाइयाँ, जितने जहर है सांप के, ये खून को डिस्टर्ब करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज में आपकी ब्लड कंपोजिशन देखें, MCH है, आपका HB है, आपके एनोफ्लीज है, ये डिस्टर्ब होते हैं, प्लेटलेट डिस्टर्ब होते हैं, तो ये जब वापस उसको कंपोज में लाने की कोशिश करती है तो आपके प्लेटलेट ठीक होने शुरू हो जाते हैं। कोविड में सर ये नाजिया में बड़ा अच्छा था जी कोविड आया। बिल्कुल। तो इसका नाजा देखें कि इसकी स्पेशल के बल्बर पैरालिसिस। अब नाजा का असर क्या होता है, नाजा के मरीज में हेमरेज होगी या नहीं होगी, अगर हेमरेज नहीं होगी एडीमा हो जाएगा उसको, मैं बताता हूँ, ये उसको एडीमा हो जाएगा, एडीमा होगा तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, और क्योंकि ब्लड डिकम्पोज हुआ, ब्लड ने सीरम छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, खुद आगे चला गया, वो पानी वहाँ इकट्ठा हो गया और वहाँ आपका एडीमा हो गया। इस एडीमा की वजह से हर जगह नाजा काम करेगी। अगर एडीमा ड्रॉप्सी इन लंग्स, ठीक है, अगर एडीमा उसके बल्बर पे हो गया है, किसी और जगह पे हो गया है, हार्ट पे हो गया, तभी नाजा काम करेगी, क्योंकि अगर नाजा के जहर की वजह से एडीमा हुआ है। और बल्बर पैरालिसिस क्या है कि आपका ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आपका फेरेंजाइटिस फेरेंजियल है, आपका ओसोफेजस है, अगर ये वाला पोर्शन आपका पैरालाइज होता है, अब वो कैसे पता चलेगा कि अब सांप ने तो नहीं काटा, सबको तो सांप नहीं काटता ना, लेकिन निगलना मुश्किल हो गया, डिस्फेजिया शुरू हो गया। डिस्फेजिया मीन के डिफिकल्ट टू स्वालो, डिफोनिया शुरू हो गया है, डिफोनिया मीन्स के विदाउट पेन स्वालिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है, और आप लिक्विड खा सकते हैं, ठोस चीज़ें इजीली खा सकते हैं, लिक्विड नहीं खा सकते। तो ये जगह से जो इसको कहते हैं बल्बर पैरालिसिस, ये जगह से ये जगह पैरालिसिस होगी तो आपकी सांस वाली नाली, आपकी बोलने वाली नाली, आपके खाने वाली नाली पे ये पैरालिसिस अटैक इसका हो सकता है, ख़ास तौर पे ये नाजा की अलामत। और फिर हाँ जी, फिर आस्ता आस्ता अब देखें कि इसकी दिमाग की सिम्टम है ब्रूडिंग, ये आपको भी देखना पड़ेगा। वैसे तो मेरे पास आज तक केस ही कोई नहीं आया सांप काटेगा, क्या बताऊं कि जी सांप काट गया दवाई दे, कोई नहीं आया, अस्पताल जाते हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ बाइट ऑफ स्नेक के केस बहुत आए हैं। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी की ज़बान नहीं बोल रही, किसी की ब्लीडिंग हो रही है, किसी को हर साल ठीक मार्च अप्रैल में पीरियडिसिटी अपडेट जो है ना टॉक्सिकोफिस सांप, ये अगर किसी को काट ले तो हर साल उसी दिन उसको टेम्परेचर होगा और उसी जगह दर्द होगा, वहाँ पे फोड़ा पिस्सी बनेगी। लेकिन ना काटे तब भी ऐसा हो रहा है, तब भी आप ये दवाई दे सकते हैं, तब भी ऐसा हो रहा है आप सिड्रान भी दे सकते हैं, तब भी ऐसा हो रहा है आप चाइना भी दे सकते हैं, पीरियडिसिटी भी ये दवाइयाँ जा सकती हैं। तो फिर आस्ता आस्ता क्या होता है कि उस एडीमा की वजह से था, ब्रूडिंग बता रहा था, ब्रूडिंग का मतलब है कि ठीक मुर्गी नहीं अंडा पे बैठ जाती, वो भी ब्रूडिंग है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रूडिंग है कि ख्यालों में खो जाना, होम्योपैथिक में जो ब्रूडिंग है वो है ख्यालों में खो जाना। आपके पास कई लोग आते होंगे ना, आगे बैठे हैं, उसकी बीवी सख्त बीमार है, मर्द अपने ख्यालों में सो रहा है, देखा होगा हम, उसको परवाह नहीं है कि क्या बता रही क्या नहीं, बेटा बैठा है, वो बहन आई है, बीवी आई है, माँ आई है, वो अपना ऐसे करके बैठा हुआ ख्यालों में सो रहा है।
आजकल तो ख्याल भी गलत हो गए हैं, आजकल तो मोबाइलों में सो जाते हैं। आजकल उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। माँ बीमारी बता रही है, खामन मोबाइल देगा, उसको पता ही नहीं क्या होगा, वो भी ख्यालों में सोचना। तो ब्रूडिंग, अब देखें कि इसने माइंड पे लिख दिया है कि ब्लरिंग ऑफ स्पीच, हालांकि इससे पहले ब्लरिंग ऑफ विजन होता है कि आपकी विजन ब्लर्ड हो गई है, ठीक है, आपको साफ नजर नहीं आ रहा। इसलिए माइंड में लिखा है कि माइंड की वजह से फिर आपका ब्लरिंग ऑफ स्पीच होती है कि आपकी स्पीच समझ नहीं आती, ब्लर करती है। ये भी नाजा की रामत है। और यहां पर भी नहीं वो हो रहा है? नहीं, उसकी मैंने आपको मिसाल दी थी ना पिछले लेक्चर में जी। कौन सा लेक्चर सब? बहरहाल तो ब्लड स्पीच इसकी हो जाएगी। यहाँ पर हम सिट्रामोनियम देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम स्पाइजिलिया दे देते हैं, बोविस्टा दे देते हैं और देते हैं। लेकिन अगर वो मरीज़ है ख्यालों में सोचने वाला और कहीं पे उसको डीमा है तो फिर ब्लर ऑफ स्पीच पे भी यही दवाई चलेगी। ये बहुत सारे जिस तरह क्रोटाइलिस में भी है आपका पैरालिसिस आ जाता है, फिर आपके लैब्स में भी पैरालिसिस आ जाता है, बोथराज में भी पैरालिसिस आता है। जितने भी स्नेक बैट हैं इनमें पैरालिसिस जरूर होता है, कुछ कॉन्शियस कुछ अनकॉन्शियस, कुछ ब्लीडिंग कुछ नॉन हैमरेज, कुछ सिर्फ एडीमा होता है। तो नॉन हैमरेज में जो भी आती हैं इनमें लैक्सिस हमारी अच्छा काम करती है, बोथराप्स काम करती है, नाजा भी काम करती है। इसका जो नाजा का मरीज है ना वो ये कहेगा कि अब देखें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर सिम्टम आपके पास आएगी तो वो अस्पताल भी जाएगा। फिर वो आकर कहेगा जी सारी बीमारी का जड़ मेरा दिल है, मुझे लगता है कि सारी बीमारियां मेरे दिल में चली गई। अब चाहे वो कोई नफ्सियाती बीमारी हो, डिप्रेशन हो, ठीक है, चाहे उसके घर के हालात ऐसे हों, चाहे उसको मैदे की प्रॉब्लम हो, अगर उसने कह रहा है कि मुझे लगता है सारा कुछ मेरा दिल के इर्द इकट्ठा हो गया, अक्सर कहते हैं ना, तो फिर उसकी दवाई ना जाएगी, फिर उसका तरियाक लेगी, फिर यहाँ एज ए तरियाक काम करेगी, एज ए एंटीडोट काम करेगी। अच्छा, इसमें ना फियर ऑफ रेन है, रेन बारिश, ठीक है, इसमें भी फियर ऑफ रेन है। और जी नहीं वो अलग है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें है और लैब्स में भी है, कलकेरियाकार में भी है। अब फियर ऑफ रेन जिसकी आप बात कर रहे हैं ना वो रस्टॉक्स में भी है, वो रोडोडेंड्रॉन कलकेरियाकार में लैब्स, हाँ जी। तो अब ये देखें, ये है फियर ऑफ रेन, वो फास्फोरस, वो रस्टॉक्स, वो रोडोडेंड्रॉन, वो कलकेरिया फास, वो भी नहीं, वो भी हो रहा है गरज चमक, वो फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग वेदर, ठीक है। ये जो आप मैं बताने लगा हूँ, बारिश से तकलीफ का इजाफा होना, जो तकलीफ है, दम है, जोड़ों का दर्द है, उसको डिप्रेशन का शिकार है, कुछ भी है, तो उनको तकलीफ में अगर ज्यादती होती है तो फिर रस्टॉक्स है, कलकेरिया फास है और फास्फोरस है, और कौन सी बताई अभी आपने, कलकबारा। रस्टॉक्स के बारे में ये लिखा है कि अगर गुजर खान में बारिश हो रही है ना, वो बताएगा कि कहीं बारिश हो रही है, उसकी तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी, बस उसका बैरोमीटर यही है कि उसको अगर सांस की तकलीफ है, उसको जोड़ों की तकलीफ है, उसको बेचैनी होती है, उसको कुछ खौफ है, तो अगर गुजर खान में भी बारिश है तो उसको कुछ शुरू हो जाएगा, वो फिर घर से निकलेगा नहीं। जबकि इसमें फियर ऑफ रेन है कि रेन होनी नहीं चाहिए, वो कहता है रेन हो जाए मेरी तकलीफ बढ़ेगी, ये कहता है रेन ही ना होनी चाहिए। जैसे क्लास्ट्रोफोबिया का पेशेंट कैन नॉट सिट इन क्लोज रूम्स
ठीक है, इन क्लोज लिफ्ट, क्लोज कैबन, एरोप्लेन, इसमें वो क्लास्ट्रोफोबिया नहीं बैठ सकता। और क्लास्ट्रोफोबिया का किसी हाल में जाएगा, जैसे सिनेमा हॉल है, वहाँ फिल्म नहीं देख सकता, दरवाजे बंद हैं उसके। तो इसी तरह इसको फियर ऑफ रेन ये है कि रेन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रेन होगी तो सांप बाहर निकलेगा। जब रेन होगी उसके बिल में सांप जाएगा, वो बाहर निकलेगा और बाहर आके वो हमला करेगा। और जितने सांप हैं इनको गर्मी से प्रॉब्लम होती है, गर्मी से बाहर आते हैं और सर्दी से मर जाते हैं। और सर्दी इतनी खतरनाक है कि दुनिया का वाहिद वो अंटार्कटिका है जो क्या जजीरा क्या है, वो बर आज़म है, वहाँ कोई सांप नहीं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और सबसे ज़्यादा सांप ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में एक आइसलैंड है, उसको कहते हैं आइस स्नेक्स आइसलैंड। और सांप से डरने की ज़रूरत भी कोई नहीं, बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं आपको तरीका बताता हूँ जी। कलंदर साहब तो माशाल्लाह है ना। जहां आप सांप देखें, जहां गुजर है ना, आपके सामने आ रहा है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, कह दे सांप वापस चला जाएगा। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, अपने कमरों में लिख के लगा दे, सांप नहीं आएगा। जहाँ साहब आप देखते हैं कि किसी कमरे में आता है, किसी जगह आता है, पार्क में, क्यारी में, कहीं बाथरूम में, वहाँ बाहर लिख के लगा दो। और एक ये भी है, मैंने सुना है कि अगर सांप नज़र आ गए, सामने से आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको कहें नाम ले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खातिर वापस जाओ, तो वहाँ वापस चला जाएगा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने हदीस पढ़ी है कि अगर सांप दोबारा आ जाए तो उसको मार दो, वरना ना मारना, चला जाएगा। तो सांपों की बड़ी बड़ी है कि सांप जब आप 100 साल के बाद इंसानी शक्ल बन जाता है, तो वो फिर लैक्सिस ही बनती है मेरे ख्याल। वो हमारे पाकिस्तान में 50 साल की बन जाती है, 100 साल का इंतजार ही नहीं करते। कोई क्यों है शादी के फौरन बाद हैं? अच्छा जी, अब ये देखें कि और कोई क्वेश्चन इसके बारे, इसके अलावा। देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सुनाता हूँ। मेरे पास अभी भी 3-4 केस चल रहे हैं डिस्फेजिया के, ठीक है, और उनकी आवाज़ भी बैठी हुई है, और उनमें से 50% ठीक है, 50% बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और वो अगले 1-2 महीने में इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इससे पहले भी मेरे पास आया है बल्बर पैरालिसिस के या आपके फेरेंजियल के बोलने के, इसकी फास्फोरस में दवाई देता हूँ। कैलकेरिया का बड़ी अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपको उस पैरालिसिस में स्वॉल्विंग में पेन नहीं है, पेनलेस स्वॉल्विंग है, चाहे वो डिस्फेजिया है, तो चाहे वो लिक्विड से है, चाहे सॉलिड से, अगर पेनलेस है तो कैलकेरिया का आपने बहुत सारे केस ठीक किए हैं। फिर अगर आपकी आवाज़ साथ ख़राब है, बल्बल पैरालिसिस के साथ हार्शनेस है, तो फिर पॉपुलस स्कैन, ये दवाई बड़ा अच्छा काम करती है। वैसे कास्टिकम है, कार्बोवेज है, फास्फोरस है, ड्रासरा है, वीथिया है, लेकिन इसमें पॉपुलस स्कैन भी अच्छा काम करेगी। इसके मरीज़ ठीक हो जाते हैं। हालांकि ये केसेस बाद में ख़तरनाक, ये बिनाइन के बाद ये मैलिग्नेंट हो जाते हैं, इसमें किसी में आ जाता है जी आपको कैंसर हो गया, अंदर क्या हो गया, लेकिन अगर शुरू में आप दवाइयाँ दें तो ये दवाइयाँ तिराक बन जाती हैं इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन जी? देखिए, नाजा के अलावा भी मैं बात करता हूँ कि हर केस में अगर एक्यूटनेस है ना, बहुत एक्यूटनेस है, तो आप लाजमी रेपिटेशन जल्दी करें।
हाइपोटेंसिव भी जल्दी करें, कोई नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर खांसी है, ठीक है, एक आपकी मिसाल नहीं देने लगा, वैसे बात मेरा ये क्वेश्चन है, ऐसे इचिंग स्टार्ट होती है ऐसे एकदम से, और फिर हालांकि मैं सुबह से ना कहवा पी रही हूँ और गरारे कर रही हूँ। आपको सर्दी लगती, गर्मी, सर्दी लगती फिर आर्सेनिक खाई, नो, आर्सेनिक ले लें, कोई भी नहीं मिलता। वाइथिया ले लें, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर फिर भी ना ड्रासरा ले लें। हर पुरानी खांसी का इलाज आप पोर्टोसिन और ड्रासरा से करें। पोर्टोसिन, ड्रासरा, फिर ट्यूबर, फिर बेसिलिनम, खांसी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर खांसी भी कभी फंस जाए तो बड़ा मुश्किल काम होता है ये भी आपको तो। मरीज आते हैं कि जब हमने सारे सिरप पिए हैं, अब क्या करना है, तो फिर आप आराम से एक दो दवाइयाँ निकालें, पोर्टोसिन, ड्रासरा, फिर जो सिम्टम दें, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, खांसी की कह रहा था मैं कि जैसे खांसी में आप देखें ना, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बच्चे हैं पूरा उन पर रहम आता है कि उनकी ज़ुबान ही मुंह में पड़ रही, खांस दिखा रहे हैं, तो उनको जल्दी से आप 1 MCM की 3 पुड़ियाँ दें, जो देनी है। आपको रिजल्ट 15 मिनट में मिल जाएगा, और 15 मिनट में अगर खांसी रुक गई है फिर रिपीट नहीं करनी पूरा हफ्ता, चाहे बीच में 1 अटैक 2 अटैक हो, रोज़ के रिपीट नहीं करनी फिर, क्योंकि आते हैं खांसी खांसी खांसी, 10 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, खांस रही है बेचारी बेटी, नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा। उसका वालिद दे के आता था, वो भी डॉक्टर था शायद, कहता जी नहीं ठीक हो गया, सारे सिरप दे दिए, सब कुछ दे दिए, तो उसको कभी ड्रासरा में दे रहा था, फिर उसकी फ़र्क पड़ रहा था अमोनियम कास्टिकम से। वही पहली पुड़ियाँ तो आप है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि खांसी आ गई आपके पास, अब उसको अगर वो कह रही है या कह रहा है कि 3 महीने से मेरी ज़ुबान ही मुँह में नहीं जा रही, सारी दुनिया के सिरप पी लिए, सारे कावा पी लिए, सारे पंसारियों से मलट्ठी लेके खा गया हूँ मैं, मेरी नहीं ठीक हो रही, तो फिर आपने क्या करना है, पोर्टोसिन, ड्रासरा और ट्यूबर ये एक दिन में ही दें, 1 M दें, घंटे घंटे बाद 9 पड़िए, अगले दिन उसकी खांसी ठीक होगी, नहीं ठीक तो 50% ठीक होगी, नहीं ठीक तो फिर जो अलामत है उसके मुताबिक दवाई देगी। हमारे पास ऐसी मेडिसिन है, जब देखें ना पोर्टोसिन है, ये भी खांसी के इससे बनी हुई है, तो ये काम करती है, अच्छा काम करती है। ट्यूबरकुलोसिस में ये आपके लंग से बनी हुई है, लेकिन आप इसको फौरी तौर पे दे सकते हैं। मुझे नहीं पता आप फौरी तौर पे क्यों नहीं देते, हाइपोटेंसिव, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई क्लू नहीं है सारे। हाँ, इतना खौफ खाते हैं, आप यकीन करें, नाम नहीं लेता हूँ, कई डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक में ट्यूबर नहीं रखी, 1 M में सल्फर नहीं रखी, सिलेशिया नहीं रखी, तो जो हम कहते हैं ये तो हमारी रोज की जाती हैं भी, वो परेशान होते हैं। ये मैं बहुत बड़े डॉक्टरों की 1-2 की बात कर गया हूँ, पता नहीं मुझे समझ नहीं, फिर ट्यूबर बनाई क्यों थी, फिर डॉक्टर कैंट ने 10 दिन के बच्चे को 10 M क्यों खिलाई, यार हम कोई कैंट जितने लायक हैं, हम उसकी खाक के बराबर भी नहीं है। जिसने सबसे पहले रिपोर्टी थी बड़ी लिख दी 15 साल बना के, हमने वो आज 45 साल में पूरी पढ़ी भी नहीं, तो वो कह रहा है कि ये प्रेगनेंसी दे, तो फिर आप लोग क्यों नहीं देते, क्यों नहीं दे, पता है आपको, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता, ओहो ट्यूबर नहीं, सल्फर नहीं, सिलेशिया नहीं, मर जाएंगे, मार देंगे, फेफड़े खत्म कर देंगे, पता नहीं किसके खत्म होंगे। हाँ, तो ये चलेगा ना फर्स्ट ईयर में, पहली 10 दवाइयाँ तो चलेगी। तो ये हाल है। तो वो डॉक्टर देखें फिर कौन देता था पोटेंशियल, डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब हाई, कॉलेज गए नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्टर। फिर डॉक्टर शरीफ साहब हाई देते थे, रजिस्टर्ड डॉक्टर, कॉलेज गए नहीं, कॉलेज जाते तो वो भी रोक नहीं सकते हैं ना, गए नहीं है वो। तो इसलिए डॉक्टर रियाज साहब, ये कौन सा DHMS क्लास अटेंड की थी इन्होंने, ठीक है ना, बाद में रजिस्ट्रेशन मिली, होम्योपैथिक पर उन्होंने दी, अगर जाते तो उन्होंने कहा ओहो 1 M 10 M ये क्या दवाइयाँ नहीं भी रख रही नहीं है, तो वही कोई वो आपके यहाँ डाल दी गई है, वो निकालना सब कॉन्शियस से मुश्किल है। और इसी पे मैं कहता हूँ कि इसको सब कॉन्शियस पे ले जाए, अच्छी बातें पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव
सही कह रहे हैं, सही कह रहे, सही पकड़ा आपने। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? असल मसला यह है कि टू द पॉइंट माइंड, मोडालिटीज और सिम्टम मिले तो ये जितने जहर है इतने आग बनते हैं। वाकई मैंने बताया लैक्सिस कितनी है, पूरे घर ठीक हो गए, पूरे घर ठीक हो गए। वो जो औरत ठीक हुई हैं उनकी बहू को, उनके बेटों को, उनको पोती को, नवासे नवासी को कोई तकलीफ होती वो मेरे पास लेके आते। ठीक तो मैंने उनको लैक्सिस की था, अब वो उनके पोते को कुछ भी होता है दवाई यहां से लेनी है, इतना तराक बना वो। तो ये जितने जहर है ये तराक बनेंगे। और टू दी पॉइंट दवाई, हमारी हर दवाई तराक है, ये भी बताओ। हम आइडियोसिनक्रेसी नहीं दे सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं करते। अगर हम ये कर लें तो हमारी हर दवाई तराक बन जाएगी। और कोई क्वेश्चन जी? अगला लेक्चर होगा हमारा नेफ्थालीनम पे। नेफ्थालीनम छोटी दवाई है लेकिन अक्सर मैं देता हूँ, ये आइज़ के लिए बड़ा अच्छा काम करती है।